वहीं से जो न्यू सेल है वो आपका अराइज होगा, ठीक है, वहीं से ही आपका अराइज होगा। और इसके अलावा और हमने पढ़ा था, एक होते हैं यूनिसेलुलर। क्या आपको याद है यूनिसेलुलर क्या होते हैं? व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर पढ़ा था हमने, और पढ़ा था मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो एक होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं हमारे पास? सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। आपको बताया था कि मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारे, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, जो कि बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स आप जानते हो कि बहुत सारे सेल से मिलके बनेंगे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मुझे आप बताइए, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एक बार आपको ध्यान से नोट्स भी प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है, फिर हम बीच बीच में डिस्कशन करेंगे, तो अच्छे से हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक टॉपिक है, दैट इज प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, राइट। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ क्या? फीचर। एक तरफ मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगी फीचर, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगी क्या? प्लांट सेल। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे हेडिंग क्या डाल रही हूँ? एनिमल सेल। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई पॉइंट रिपीट करना होगा, तो आप उस टॉपिक पे पूछ लेना। फीचर पढ़ेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। सबसे पहला मैं यहाँ पे फीचर जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मतलब अब हमें ना एक मतलब डिफरेंस फॉर्म में पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या क्या होते हैं, ये हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है हमारा यहाँ पे क्या? सेल वॉल। सेल वॉल। प्लांट सेल के केस में अगर मैं बात करूं, तो क्या प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होती है? यस, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और किसकी बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी हुई होती है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है हमारे सेल्यूलोज की, ठीक है। प्लांट सेल के केस में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है हमारे पास जो सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल के केस में। तो ये हमें याद रखना है, राइट। फिर आता है आपका यहाँ पे एनिमल सेल के केस में क्या सेल वॉल होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे एब्सेंट, नो मैम, एब्सेंट। ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, क्या पढ़ा हमने? सेल वॉल। सेल वॉल। क्या मुझे बताओ, क्या प्लांट सेल के केस में इज सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट है मैम। वो गुड, प्रेजेंट। मेड ऑफ और सेल मेड के अप केस में ऑफ सेलुलोस। हाँ, प्रेजेंट है तो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की, मेड ठीक है, अप। यस मैम। गुड, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और एनिमल सेल के केस में सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है? तो क्या आंसर एब्सेंट लगेगा? मैम। एब्सेंट, ठीक है, गुड। तो ये पहला पॉइंट आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। तो चलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं चल रही हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज क्लोरो क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है। प्लांट सेल के केस में अगर आपसे पूछा जाए, मुझे बताओ क्या प्लांट सेल के केस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या एब्सेंट? प्रेजेंट है, ठीक है, Present. याद रख। प्लांट सेल के केस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट किस चीज में सहायता करता है, तो आपका आंसर लगेगा कि क्लोरोप्लास्ट सहायता किस चीज के लिए करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। क्लोरोप्लास्ट किस चीज के लिए सहायता करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कि प्लांट जो अपना जो फूड है, जो अपना खाना है, खुद से जब तैयार करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये किसके केस में पाया जाता है? हमारे प्लांट सेल के केस में। क्लियर हुआ? जबकि एनिमल सेल के केस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या लगेगा? एब्सेंट। यहां तक क्लियर है? से यस और नो। Yes, ma'am. फिर आते हैं, ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास वैक्यूल। थर्ड पॉइंट है वैक्यूल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, अगर हम बात करते हैं हमारे प्लांट सेल की, तो याद रखना प्लांट सेल के केस में जो वैक्यूल होता है ना, वो लार्जर होता है। मतलब सेंट्रल वैक्यूल है और लार्जर है, बड़ा है कंपैरेटिवली। जबकि एनिमल सेल के केस में जो वैक्यूल है वो स्मॉलर, छोटा होगा। ठीक है। तो वैक्यूल जो है एनिमल सेल के केस में कैसा है? लार्जर है, लार्ज है, ठीक है। और आपका सेंट्रल वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये एनिमल सेल के केस में जो वैक्यूल है वो कैसा है? स्मॉलर, और आप बोल सकते हो मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, है ना। वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल यहाँ पे छोटा है ना, स्मॉल है, स्मॉलर है। और बहुत सारे वैक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे। आप ये बोल सकते हो ना कि अगर एक वैक्यूल है, मतलब आप ये बोल सकते हो वहां पे तो मतलब लार्ज एक सेंटर में एक वैक्यूल है, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है। हमारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसका फीचर है? प्लांट सेल का, है ना। जबकि स्मॉलर वैक्यूल किसका फीचर है? स्मॉलर वैक्यूल हमारा फीचर है किसका है? एनिमल सेल का, ठीक है। एनिमल सेल के केस में कैसा वैक्यूल है? स्मॉलर है। या यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। आप बोल सकते हो कि मैनी स्मॉल वैक्यूल्स वो जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट सेल की, नेक्स्ट फीचर आता है हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट इज द शेप, ठीक है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल की जो है वो एक तरह की आप बोल सकते हो कि रेगुलर शेप होती है इसकी, है ना, रेगुलर शेप होती है। जबकि यहाँ पे मोर वेरिड शेप्स, मतलब एक रेगुलर शेप नहीं है ना, अलग अलग तरह की शेप्स हो सकती हैं, तो मोर वेरिड शेप्स, ठीक है। एक रेगुलर शेप नहीं है किसकी? एनिमल सेल के केस में। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे छूटा होगा तो वो आप कंप्लीट कर लेना। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारा। देखो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल के केस में जो सेल वॉल है वो अगर आपसे पूछे कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो आपका आंसर क्या लगेगा? प्रेजेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? तो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है प्लांट सेल के केस में, ठीक है। जबकि सेल वॉल अगर आपसे पूछे कि एनिमल सेल के केस में प्रेजेंट है या एब्सेंट, तो आप बोलोगे एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है क्या? यस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सहायता करना। जबकि एनिमल सेल के केस में क्लोरोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट है। वैक्यूल, वैक्यूल की बात करूं तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसके केस में है? हमारे प्लांट सेल के केस में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना। जबकि स्मॉल वैक्यूल या बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स किस में होते हैं? एनिमल सेल के केस में, ठीक है। शेप, रेगुलर शेप जो है वो किसकी है? हमारी किसकी है रेगुलर शेप?
प्लांट सेल की, है ना, जबकि एक मतलब प्लांट मोर सेल वेरी की शेप, शेप रेगुलर नहीं है, या आप बोल सकते हो इरेगुलर शेप, किसमें है? एनिमल एनिमल सेल सेल। में। एक बार सारा रिवाइज करते हैं, ठीक है? सत्यजीत और प्रथमेश दोनों माइक ऑन कर देना, यस और मैम। आंसर, जिसको भी आंसर आएगा वो जल्दी से आंसर कर देना, ठीक है? मुझे बताओ, प्लांट सेल के केस में और एनिमल सेल के केस में, दोनों में अगर मैं देखूं, तो मुझे ये बताइए कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है? मैम प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्योंकि वो मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी हुई है, एंड एनिमल सेल में एब्सेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, ठीक है? अच्छा, यस मैम। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट है और किसके केस में एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट? मैम प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में है, एंड एनिमल सेल में एब्सेंट। एनिमल सेल के केस में एब्सेंट है, ठीक है? और ये भी हो गया हमारा। अच्छा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसका फीचर है, प्लांट सेल का या एनिमल सेल का? प्लांट सेल का। गुड। तो यहां तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं, आगे चलें। यस मैम। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस जो है वो पढ़ लिया। हमने देखिए अभी तक जब हम सेल पढ़ रहे थे, तो हमने बिल्कुल सीक्वेंस में जो है वो कवर किया। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है? इंट्रोडक्शन हमने सबसे पहले उसका पढ़ा, कि सेल क्या होता है, आपको पता है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम जो है वो सेल को बोलते हैं, ठीक है? और हमने ये भी बोला था कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो इसकी जो है डिस्कवरी की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी, हमारे सेल की, ठीक है? कौन सी ईयर में? 1665 में। और पहला जो लिविंग सेल था वो किसने देखा था? वो देखा था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने, ठीक है? जो एंटन वैन ल्यूवेनहुक है, इन्होंने दे फर्स्ट सा द लिविंग सेल्स, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, एंटन वैन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ द लिविंग सेल्स, ठीक है? फिर आता है हमारा सेल थ्योरी। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास में, ठीक है? स्क्लीडन एंड श्वान ने दी थी। टाइप्स ऑफ सेल्स में आपको पढ़ा दिया है, प्रोकार्योटिक सेल के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है? और क्या बता दिया था? मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? से यस और नो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है? प्लांट सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, और एनिमल सेल के बारे में पढ़ लिया, है ना? प्लांट सेल में अगर आपसे शेप पूछे तो आप लिखोगे रेगुलर शेप। क्या लिखेंगे हम? रेगुलर शेप। अगर एनिमल सेल में पूछे हमारे से, तो हम लिखेंगे कैसी शेप होती है एनिमल सेल के केस में? क्या लिखोगे आप? इरेगुलर शेप। कैसी शेप है? इरेगुलर शेप है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो पाई जाती हैं, है ना? सेल के अंदर जो जो चीजें पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। और हम उनके जो है वो कार्य पढ़ेंगे, उनके मतलब क्या फंक्शन होते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक एक पॉइंट को हम जो है वो अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? आपके पास आता है, हेडिंग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज, है ना? सेल ऑर्गेनेलीज को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम इसको बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोशिका। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है कोशिका अंग, ठीक है? कोशिका अंग हम इसको बोल सकते हैं। तो हम इनके क्या पढ़ेंगे? देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब बहुत क्लियरिटी के साथ, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक क्या है, तब आपको टॉपिक में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, ठीक है? सेल ऑर्गेनेलीज हम पढ़ेंगे, और इन सेल ऑर्गेनेलीज के हम फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन, है ना, मतलब इनके क्या कार्य होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो मेरा यहाँ पे क्या आता है? सबसे पहला आता है हमारा
सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेली जो मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे क्या पढ़ूंगी, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे जैसे अब देखो ना, सेल है, ठीक है, सेल के बाहर क्या है, मतलब सेल है मेरे पास, सेल के बाहर क्या है, कोई मेम्ब्रेन है, मतलब सेल को बाहर से कवर कर रहा है कोई, मतलब कवरिंग है बाहर से, ठीक है, उसको मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन बोला। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका क्या फंक्शन होता है, एक हम चार्ट यहाँ पे बना लेंगे। फंक्शन क्या होता है इसका, इसका फंक्शन होता है, इसमें नोट करिए मेरे साथ, कंट्रोल्स एंट्री एंड controls entry and exit, entry and exit of substances, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, देखो जो भी पदार्थ हैं, मतलब जो भी सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो भी पदार्थ हैं उनको, अब देखिए होगा क्या, जैसे अब मेरे पास जो है वो सेल है, सेल के बाहर जो है क्या बोला मैंने, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस एंटर करना है, सेल के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस एंटर करेगा, तो ऑब्वियसली बाहर से जो मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, बाहर जो मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू ही एंटर करेगा, सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंटर करना है, यस। और उसी प्रकार से अगर सेल से कोई चीज बाहर निकलनी है, तो वो भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकलेगी, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये हुई, हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि यही जो सेल मेम्ब्रेन है, यही जो है, यही क्या काम करती है, यही काम करती है, क्या काम करती है ये, कि इसी के थ्रू जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका एंट्री और एग्जिट होता है, ये समझ में आ गया। फिर आता है आगे हमारा, अब सेल के अंदर और क्या होता है हमारा, नंबर 2 मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, और क्या होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है हमारा, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो होता क्या है ये, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर रही हूँ, ये होता है हमारा जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल इनसाइड सेल, है ना। सेल के अंदर मैं क्या मान सकती हूँ कि कोई जेली लाइक मटेरियल, है ना, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कोई जेली लाइक मटेरियल जो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसको, उस जेली लाइक मटेरियल को, उसका नाम हम क्या देंगे, उसको कहा जाता है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या हुआ हमारा, जेली लाइक मटेरियल, जो कि किसके अंदर है, सेल के अंदर है, ठीक है। जेली लाइक मटेरियल जो कि किसके अंदर है, सेल के अंदर है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नाम देंगे हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। बेसिकली मैं ये समझ सकती हूँ कि सेल के अंदर आप समझ लो कि कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड भरा हुआ है सेल के अंदर, उसको मैं क्या नाम दूंगी, उसको हम नाम दे देंगे हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जेली लाइक मैम मटेरियल इनसाइड द सेल, ठीक है, लिक्विड मतलब सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर समझ लो कोई लिक्विड भरा हुआ है ना, कोई फ्लूइड आप समझ सकते हो, सेमी फ्लूइड समझ सकते हो, है ना, जेली लाइक मटेरियल है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल के अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब देखो ये सेल है, इस सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल भरा है उसको मैंने क्या बोला, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी जैसे मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भी किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होगा, न्यूक्लियस भी, क्योंकि अब सेल है, सेल के अंदर जो है वो
आपने क्या बोला कि सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो था वो साइटोप्लाज्म था, है ना। और उसी के अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसी के अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज, है ना। यही न्यूक्लियस क्या करता है, यही कंट्रोल करता है सारी की सारी एक्टिविटीज को। मतलब सेल के अंदर ना, सेल की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, कौन, न्यूक्लियस। और याद रखना न्यूक्लियस ही कंटेन करता है डीएनए को, ठीक है, कंटेन्स डीएनए। जैसे अब बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कैसे समझेंगे। ये सेल है, इस सेल के अंदर जो भी हमारा जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है उसको मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया उसको मैंने, साइटोप्लाज्म बोल दिया, ठीक है। अब न्यूक्लियस अगर है तो वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है, न्यूक्लियस भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है सारी जो भी आपके पास एक्टिविटीज हैं, सेल एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। यहां तक एक बार मुझे बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया पॉइंट। यस मैम। सत्यजीत को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो एक बार माइक ऑन रखना, मुझे बताओ थोड़ा सा जो जो आपको पता लगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, जो आपने नोट्स में बनाया है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शनल functions controls entry and exit of substance. कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ Substance. सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जेली जैसा जो आपका सब्सटेंस है इसके अंदर, सेल के अंदर, उसको हमने क्या बोला, Cytoplasm. साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म का काम क्या है, साइटोप्लाज्म ही मतलब बेसिकली होगा क्या ना, कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ पाया जाएगा। जैसे मान लो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस है, और बाकी सारी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो इसी के अंदर होंगी, ठीक है। न्यूक्लियस का आपको पता लगा, न्यूक्लियस डीएनए को कंटेन करता है। यहां तक अगर कोई Ma'am. डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। Yes, ma'am. न्यूक्लियस के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, और प्रथमेश आप माइक ऑन करिए एक बार। Yes, ma'am. सेल के अंदर हमने बोला साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का काम क्या है। मैम न्यूक्लियस का काम कंट्रोल एक्टिविटीज है एंड कंटेंट डीएनए। कंटेन्स डीएनए, कंटेन, है ना। कंटेन्स डीएनए का क्या मतलब हुआ कि ये आपका डीएनए को कंटेन करेगा, है ना। डीएनए इसी के अंदर है, मतलब न्यूक्लियस है जैसे ये, है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमने ये पढ़ लिया आगे न्यूक्लियस। आगे मैं अब मेन आ रही हूँ फोर्थ नंबर पे, और क्या क्या होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जैसे सेल ऑर्गेनेली के तौर पे अगर मैं देखूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जो मेन जो सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ते हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये नोट करिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, है ना, इजी रहेगा बाद में रिवीजन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोड्यूसेस। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, प्रोड्यूसेस एनर्जी, है ना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना इसका काम है, प्रोड्यूसेस एनर्जी, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीपी, एटीपी होता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और याद रखना यही एटीपी, एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करना किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये पाया जाएगी। जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर सारा जो हमने पढ़ा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो भरा हुआ होगा उसको हमने बोल दिया क्या? साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो किसके अंदर होगा? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर पॉइंट, मतलब और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, याद रखना क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखना एक और बात ना, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है हमारे पास RER। RER की फुल फॉर्म क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही लिखेंगे फिर आगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है SER। दूसरा होता है SER। SER की क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं RER की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अलग होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अलग होता है। ठीक है, RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जबकि SCR का काम क्या होता है? लिपिड, लिपिड का सिंथेसिस करना, लिपिड्स का सिंथेसिस। सेम लिखेंगे, लिपिड सिंथेसिस। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये पॉइंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है RER। RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा आ जाता है हमारे पास क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लिपिड की सिंथेसिस कराना, लिपिड सिंथेसिस कराना, ये इसका काम होता है। अब आगे चलने से पहले एक बार जो अभी तक पढ़ा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। तो आप माइक ऑन कर लीजिए अपना, सत्यजीत माइक ऑन करिए। अगर आपको वॉइस आ रही है तो माइक ऑन करिए जल्दी। यस मैम। हाँ, अब एक बार जब डिस्कस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, हमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो है, हमने पढ़ा कि सेल के बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। क्या काम पढ़ा हमने सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कंट्रोल्स एंट्री एंड एक्सिट ऑफ सब्सटेंस। एंड दूसरा था साइटोप्लाज्म, जेली लाइक मटेरियल इनसाइड द सेल। तीसरा था न्यूक्लियस, कंट्रोल और एक्टिविटीज कंटेन DNA। फोर्थ था माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूसेस एनर्जी मतलब ATP
करेंसी ऑफ सेल, एंड 5 पढ़ा हमने एनर्जी करेंसी ऑफ एंडोप्लाज्मिक। सेल। यस मैम। क्या आगे? एंड 5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें पढ़ा REP आर अच्छा ई आंचल, डॉक्टर आंचल आपका वो नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये मैम मैंने अभी स्टॉप प्रेजेंट किया है, स्टॉप अच्छा, प्रेजेंटिंग किया है, थोड़ा इनके साथ डिस्कस कर रही थी स्टूडेंट्स के डन साथ। डन, ठीक है ठीक है, ओके ओवर। यस मैम, अभी मैं शेयर करूंगी फिर से। अभी दिख रहा होगा? RER का रो। अभी आपको दिख रहा है प्रथमेश स्क्रीन? यस मैम दिख रहा है। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER। ठीक है, यस और मैम। एंड CAR में स्मूथ। SER। SER। SER क्या था हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड और रो रफ एंडोप्लाज्मिक RER में हमने पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड SER में पढ़ा लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हमने क्या पढ़ा? लिपिड का सिंथेसिस करना इसका काम होता है ना, लिपिड सिंथेसिस इसका फंक्शन होता है। रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, गुड। तो अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, अब वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं आप, ठीक है। 6th नंबर पॉइंट, तो ये आप नोट कर लीजिए। 6th नंबर पॉइंट मतलब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्या? दैट इज गोल्जी एपरेटस। क्या है हमारा नेक्स्ट? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? इसका काम होता है इट पैकेजेस, ये यहाँ पे नोट कर लेना इसको, पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स। ठीक है, मतलब पदार्थों का जो है वो परिवहन करना और पैकेजिंग करना। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब परिवहन करना, ठीक है, और उनको मतलब पूरा पैकिंग करना मटेरियल्स की। ये काम कौन यस सी मैम। वाली सेल ऑर्गेनेली का है? दैट इज गोल्गी गोल्जी। एपरेटस। गुड, है ना? क्या काम पढ़ेंगे हम इसका? पैकेजेस, ये पैकेजेस एंड इट पैकेजेस एंड एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर पे, दैट इज द लाइसोसोम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली क्या है हमारा? लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। मतलब सेल का जो भी वेस्ट है ना, उसको भी फर्दर मतलब डाइजेस्ट करना आगे। तो डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स किसका काम है? किसका काम है ये? लाइसोसोम का काम है। ठीक है, लाइसोसोम का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो लाइसोसोम आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट आगे करवा रही हूँ आपको क्लोरोप्लास्ट। आगे अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया भी था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो कि प्लांट्स के केस में होती है, एनिमल के केस में ये सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। एनिमल्स के केस में ये क्या है? एब्सेंट है। और किस में पाई जाती है? हमारे प्लांट सेल के केस में। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है
जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कहाँ पे काम होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम जो है वो कौन से प्रोसेस में होता है? हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये आपको फोटोसिंथेसिस। याद है इसे, तो ये हमें क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे, आपको बताया था वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। तो नेक्स्ट आता है हमारा इसमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, जो कि क्या है हमारा? वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है? इसका काम होता है बेसिकली स्टोरेज करना। तो स्टोर्स फूड, वाटर, फूड का स्टोरेज करना या वाटर का स्टोरेज करना, या कोई किसी प्रकार के कोई वेस्ट हैं, है ना, उनका स्टोरेज करना, किसका काम होता है? आपके वैक्यूल का काम होता है। ठीक है, वैक्यूल का। और आपको देखो इतना तो पढ़ा दिया था कि साइटोप्लाज्म है क्या। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, तो आप लिख सकते हो अपने पास, है ना। साइटोप्लाज्म का अगर आपसे क्या पूछा जाए, फंक्शन, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं ये हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का अगर फंक्शन पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि ये क्या है? साइट होती है किसके लिए? फॉर मेटाबॉलिक, साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और उससे भी इंपॉर्टेंट इसके बारे में एक और बात कि होल्ड्स, ये मैं साइटोप्लाज्म का फंक्शन बता रही हूँ, होल्ड्स वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, होल्ड्स वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो कोशिका अंग है उनको धारण करने का इसका काम होता है ना। मतलब जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको धारण करने का काम है इसका, कोशिका अंगों को धारण करना है। और जो भी रासायनिक क्रियाएं होंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी यहाँ पे रासायनिक क्रियाएं होंगी, है ना, जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, उसका स्थान जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, या जो अलग अलग जो कोशिका अंग हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनको होल्ड करने का काम इसका है। क्योंकि होता क्या है कि अब ये सेल है मेरा, इस सेल के अंदर जो भी सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ है, उसको जो है मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने नाम दे दिया साइटोप्लाज्म, है ना। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ मौजूद होगा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास सब कुछ मौजूद है, यानी कि इसी के अंदर हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है सारा। देन वैक्यूल वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब एक बार मुझे माइक ऑन करके बताओ, आपको जो पढ़ाया वो सारा समझ में आ गया है? यस मैम। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट रिपीट करना हो? यस, प्रथमेश, सत्यजीत, कोई पॉइंट रिपीट करना हो तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, फिर हम उस पॉइंट को रिपीट कर देंगे यहाँ पे। सारा समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर तो एक बार माइक ऑन करिए। समरी फॉर्म में एक बार सारा हम रिवाइज कर लेते हैं फिर। ठीक है,
क्योंकि जब हम एक बार जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। साइटोप्लाज्म के बारे में आपको अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्या है साइटोप्लाज्म? जैसे हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, हम बार बार बोल रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है साइटोप्लाज्म के बारे में? साइटोप्लाज्म के फंक्शन, साइट फॉर metabolic reaction holds various cell organelles. मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए साइट है, बिल्कुल सही है। और फंक्शन आपको पता है ना। न्यूक्लियस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, न्यूक्लियस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, क्या है न्यूक्लियस? Control all activity, contain DNA. कंटेन डीएनए। तो जो हम क्लास में पढ़ते हैं ना, वो आपको अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके साथ आपका फ्रेंड है या सत्यजीत है या कोई भी अदर क्लासमेट्स है, थोड़ा बहुत आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना है ना। जो मतलब जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक समझ में आ गया तो आप थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे एक बार, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको मींस टाइम टू टाइम अगर रिवीजन करेंगे तो लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एक साथ आपको बहुत सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा अगर डेली का एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या पढ़ा? प्रोड्यूसेस एनर्जी, है ना। Produces energy, ATP currency of cell. मतलब यहाँ पे आप आगे ये भी लिख सकते हो कि प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। मतलब एटीपी को प्रोड्यूस करेगा, और एटीपी तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हमने, कौन कौन से? रफ फॉर Smooth. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Yes, ma'am. ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का याद रखना है, क्या काम होता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस कराना। प्रोटीन सिंथेसिस कराना, एंड स्मूथ का काम होता है रिपीट, गुड। रिपीट तो हाँ, अभी आपको याद रहेगा सिंथेसिस। का सिंथेसिस कराना किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है? पैकेजिंग करना मटेरियल, पैकेज इट एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, है ना, और उनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कराएगा और पैकेजिंग करना उनकी मटेरियल्स की। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम, लाइसोसोम का डिग्नेस्टिक ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, लाइसोसोम का काम, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट का काम हमने पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस, है ना, ये फोटोसिंथेसिस। अब आप मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट्स के केस में होता है, ठीक है, प्लांट्स के केस में होता है फोटोसिंथेसिस। तो मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम की जो सेल ऑर्गेनेली है, ये कहाँ पे पाई जाएगी? हमारी प्लांट सेल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? स्टोर करना। क्या स्टोर करना? फूड को स्टोर करना, ठीक है, वाटर को स्टोर करना, और जो वेस्ट हैं उनको स्टोर करना, ठीक है। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है सारा, जो भी मतलब अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप चले हैं, ठीक है। मतलब हमने सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने सेल थ्योरी पढ़ी, फिर हमने सेल के अंदर क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा, उनका काम क्या होता है ये हमने पढ़ा।
तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना। ये चीजें आपको रिवाइज भी करते चलना है साथ में, ठीक है। आफ्टर एवरी क्लास, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर एवरी क्लास आपको रिवाइज कर लेने हैं ये पॉइंट्स, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो, कुछ रिपीट करना हो तो आप पूछ सकते हो। जो आज पढ़ा वो सारा आपको समझ में आ गया है, इसे यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम।